हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 इकोनॉमिक्स के अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमने चैप्टर 1 से लेकर 3 तक के अभ्यास प्रश्न सॉल्व करा दिए हैं। वो क्लासेज आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, अध्याय 4 का पहला प्रश्न दिया गया है, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। कि भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है कि भाई हाँ, हमारे यहाँ पर्याप्त खाद्य क्या है, उपलब्ध है या पर्याप्त अनाज उपलब्ध है, इसका निर्धारण हम कैसे करते हैं। तो भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। पहला कदम है बफर स्टॉक निर्माण। क्या है बफर स्टॉक निर्माण? तो भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा की पूर्ति हेतु बफर स्टॉक का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। बफर स्टॉक के द्वारा सरकार द्वारा गेहूं और चावल का अधिप्राप्त भंडार है। सरकार द्वारा खरीदा गया यह अनाज किसी आपदा के समय क्या कर दिया जाता है, वितरित कर दिया जाता है। और सरकार द्वारा इसका निर्माण कम कीमत पर समाज के गरीब वर्गों में अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। बफर स्टॉक का निर्माण क्यों किया जाता है कि एक तो कभी कभार कोई आपदा आ जाए और अगर खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो तो ऐसे समय लोगों को आसानी से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उन गरीब वर्ग के लोग को न्यूनतम कीमत पर अनाज किया जाए, उपलब्ध किया जाए। इस हेतु वो क्या करती है, बफर स्टॉक का निर्माण करती है। दूसरा क्या कदम उठाया गया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। कौन सी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों से अधिप्राप्त अनाज समाज के गरीब वर्गों में राशन की दुकानों के माध्यम से क्या किया जाता है, वितरित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। और देश में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानों में बाजार से कम दामों पर अनाज, चीनी, तेल आदि क्या किए जाते हैं, आदि का वितरण किया जाता है। अतः इस प्रकार निम्न दो उपायों की मदद से, एक तो बफर स्टॉक और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इन दो महत्वपूर्ण पहलुओं की मदद से भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन लोग खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? यानी ऐसे कौन से लोग हैं जो खाद्य सुरक्षा से बहुत अधिक ग्रस्त है, यानी जिनके पास पर्याप्त अनाज उपलब्ध नहीं है। तो भारत में खाद्य और पोषण असुरक्षा से लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग क्या है, पीड़ित है। अब इसमें सबसे प्रमुख कौन है वो देखते हैं। सबसे पहला है भूमिहीन और भूमिहीन गरीब परिवार। एक तो भूमिहीन है और दूसरे साथी कैसे हैं, गरीब परिवार है। दूसरा पारंपरिक कारीगर। कौन कौन से? पारंपरिक कारीगर। तीसरा पारंपरिक सेवाओं के प्रदाता, छोटे स्वरोजगार वाले श्रमिक और भिखारियों ग्रामीण क्षेत्रों में सहित निराश्रित। ये सारे व्यक्ति क्या है, खाद्य सुरक्षा से पीड़ित है। कौन कौन? एक तो भूमिहीन, दूसरे जो भूमिहीन भी है और गरीब भी है। तीसरा पारंपरिक कारीगर, जो पुराने समय से क्या कर रहे हैं, जो कारीगर का काम करते हैं लेकिन अभी भी वही पुरानी तकनीकों पर काम करते हैं या उनकी सहारे से वो आधुनिक साधनों का इस्तेमाल नहीं करते, अभी भी पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके ही अलग अलग तरह के व्यवसाय करते हैं। तो ऐसे लोग, इसके अलावा सब रोजगार वाले श्रमिक और साथ ही भिखारी और अन्य निराश्रित लोग। दूसरे कौन प्रभावित है? मौसमी गतिविधियों में बीमार लोगों और अवैध मजदूर। एक तो मौसमी गतिविधियां है जो शहरी क्षेत्रों में है, जो मतलब मौसम पर आधारित रोजगार है, जो कुल विशेष मौसम में ही लोगों को रोजगार मिलता है और बाकी मौसम में वो खाली बैठे रहते हैं। तो ऐसे लोग, और साथ ही अवैध मजदूर। कौन? अवैध मजदूर। तीसरा SC, ST और OBC जैसे समाज के पिछड़े वर्गों से संबंधित लोग। चौथा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग, जिन्हें काम की तलाश में दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता है। इसके अलावा गर्भवती और नर्सिंग माताओं का एक बहुत बड़ा अनुपात, और साथ ही 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे। तो ये समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी खाद्य सुरक्षा से क्या है, पीड़ित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, भारत में कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं? तो सबसे अधिक गरीबी कहां पर आप सबने पढ़ा होगा कि बिहार में, यूपी में, असम में। तो ये कुछ ऊपरी भारत के जो राज्य है, जिसमें हम बात करें उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से, बिहार,
झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भाग ये आज भी खाद्य असुरक्षा से क्या है, बहुत ज्यादा ग्रस्त है। अगला, क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है? कैसे? यानी मैं बताना है कि क्या हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है, यदि हाँ तो कैसे? तो हम कह सकते हैं हाँ, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न के मामले में क्या कर दिया है, आत्मनिर्भर बना दिया है। अब भारत खाद्यान्न के लिए किसी दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है और न ही उनका आयात करता है। तो देखें कैसे। सबसे पहला बिंदु है उत्पादन में वृद्धि। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हरित क्रांति ने भारतीय किसान को बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती से क्या कराया, परिचित कराया। यानी पहले लोग वही पारंपरिक बीज थे जो बोते थे, वही दोबारा वापस क्या करते थे, फसल से जो हमें प्राप्त होता था उसी अनाज को वापस दोबारा बुवाई के लिए उपयोग करते थे, जिससे क्या नहीं होती थी, जिससे अच्छी पैदावार नहीं होती थी। लेकिन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय किसानों को ऐसे बीज प्राप्त होने लगे जो क्या दे सकते थे, बहुत अधिक उपज दे सकते थे। HYVS यानी रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के साथ मिलकर ये जो किस्म है, हाइब्रिड किस्म जिसे हम कहते हैं, वो हाइब्रिड किस्म रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के साथ मिलकर खाद्यान्न, विशेष रूप से गेहूं और चावल की उत्पादकता में इसने क्या की, बहुत ही ज्यादा वृद्धि की, जिससे भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में क्या की है, मदद मिली है। यानी हरित क्रांति ने सबसे पहला प्रभाव क्या किया, उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ऐसे बीज उपलब्ध करवाए गए जो बहुत अधिक उपज देते थे। अतः लोगों ने जो पुराने बीज जो पहले से उपयोग करते आ रहे थे, उन बीजों की अपेक्षा नवीन हाइब्रिड बीजों का उपयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में कई गुना क्या होगी, वृद्धि हो गई। अगला, आयातों पर नियंत्रण। तो भारत में हरित क्रांति की सफलता के पहले भारत खाद्यान्नों की पूर्ति के लिए किस पर निर्भर था, विदेशों पर निर्भर था, वहां से अनाज खरीदता था। परंतु अब हमारे आयात क्या है, बिल्कुल नगण्य है या न के बराबर है। अब हम अपने खाद्यान्न, चाहे वो गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, तो वो बाकी विदेशी देशों से कहीं पे भी आयात नहीं करते हैं, वहां से नहीं खरीदते हैं। अगला, बफर स्टॉक की अधिकता। पहले भारत में बफर स्टॉक में बहुत कम खाद्यान्न क्या होता था, उपलब्ध होता था। परंतु हरित क्रांति के पश्चात जब उत्पादन में क्या होगी, बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, तो भारतीय बफर स्टॉक में भी खाद्यान्नों की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। FCI के पास 2014 में 65.2 करोड़ टन निर्धारित न्यूनतम बफर स्टॉक से काफी अधिक मात्रा में क्या था, स्टॉक उपलब्ध था। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्नों के मामलों में आत्मनिर्भर बना दिया है और अब हम खाद्यान्न हेतु किसी भी विदेशी देशों पर उपलब्ध नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में लोगों का एक वर्ग अभी भी खाद्यान्न से वंचित है, व्याख्या कीजिए। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि भारत में अभी भी कुछ ऐसे वर्ग या लोगों का समूह मौजूद है जो अभी भी क्या है, खाद्यान्नों से वंचित है, तो उसके में व्याख्या करनी है। तो आज भी भारत में गर्भवती और दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, खाद्यान्न से वंचित है। कौन कौन? एक तो गर्भवती महिलाएं, एक दूध पिला रही महिलाएं और साथ ही 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। इसके अतिरिक्त देश के कुछ क्षेत्र जो या तो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या जहां गरीबी बहुत अधिक है या वहां पर बार बार क्या आती रहती है, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, ऐसे कुछ क्षेत्र आज भी क्या है, खाद्यान्नों से वंचित है। अगला प्रश्न, जब कोई आपदा आती है तो खाद्य आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न पूछ रहा है कि जब भी कोई आपदा आती है, जैसे बाढ़ आ गया, सूखा हो गया, अकाल पड़ गया, चक्रवात आ गया, तो ऐसी स्थिति में खाद्य आपूर्ति पर क्या फर्क पड़ता है? तो देखें, किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में क्या आ जाती है, बहुत ज्यादा गिरावट आ जाती है। जैसे बारिश ही नहीं हो, बिल्कुल सूखा पड़ जाए, तो निश्चित रूप से उत्पादन में क्या होगी, बहुत बड़ा अंतर या गिरावट आ जाएगी। दूसरा, आपदा के समय खाद्यान्न की पैदावार में कमी होने से क्या हो जाती है, कीमतें बढ़ जाती है। अभी आपने कुछ समय पहले पढ़ा होगा, जब खेती खराब हो गई तो टमाटर 100 रुपए किलो हो गए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि फसलें खराब हो गई, इसके कारण उत्पादन कम होने लगा और उत्पादन कम होने से उसकी कीमतें क्या हो गई, बढ़ गई। तीसरा, यदि आपदा बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में आती है अथवा ज्यादा समय तक रहती है तो भूखमरी की स्थिति भी क्या हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ साथ आपदा के समय खाद्यान्नों की कमी हो जाती है,
जिससे जमाखोरी और कालाबाजारी की स्थिति भी क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जिससे हम कह सकते हैं कि जब भी आपदा आती है तो इससे खाद्यान्नों की आपूर्ति क्या होती है, बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। अगला प्रश्न, मौसमी भूखमरी और दीर्घकालिक भूखमरी में अंतर बताइए। एक मौसमी भूखमरी और एक दीर्घकालिक भूखमरी। देखो, मौसमी भूखमरी क्या होती है, यह कब होती है, यह कृषि उत्पादन में आई गिरावट से उत्पन्न होती है। कब, जब कृषि उत्पादनों में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है तो कौन सी भूखमरी होती है, मौसमी भूखमरी। पूरे साल काम न मिलने से भी उत्पन्न हो सकती है और बाढ़, सूखा जैसे आपदाओं से भी उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार की जो भूखमरी है, ऐसी स्थिति में जब लोगों को भोजन नहीं मिलता है तो इसे क्या कहा जाता है, मौसमी भूखमरी, यानी कुछ विशेष समय के लिए ही किसी कारणों की वजह से लोगों को भोजन नहीं मिल पाता है। और दूसरा है दीर्घकालिक भूखमरी। तो हमेशा से कम आय हो तो इस प्रकार की भूखमरी लगातार क्या होती है, बनी रहती है। यानी व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति आय है, अगर उसमें क्या हो रही है, इजाफा नहीं हो रहा है या उसमें कमी हो रही है, तो इस प्रकार की जो भूखमरी है वो लंबे समय तक बनी रह सकती है। वे खाद्यान्न खरीदने में क्या होते हैं, असमर्थ, या फिर कोई लोग जो अपनी आय में कमी के कारण खाद्यान्नों को खरीदने में असमर्थ है, तो वहां पर कौन सी भूखमरी होगी, दीर्घकालिक भूखमरी। तीसरी, ऐसी भूखमरी अपर्याप्त खुराक से भी क्या होती है, उत्पन्न होती है। यानी लोगों को शरीर की आवश्यकता के अनुसार जो जरूरी पोषक तत्व है उसके अनुसार अगर भोजन नहीं मिल रहा है तो इस प्रकार की भूखमरी को क्या कहा जाता है, दीर्घकालिक भूखमरी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया और सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं की चर्चा भी कीजिए। यानी भारत में गरीबों को खाद्य सुरक्षा यानी पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कौन कौन से कार्य किए हैं और किन्हीं 2 योजनाओं की हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहला कार्य किया गया संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इस प्रणाली का जो प्रारंभ है वो 1992 से देश के 1700 ब्लॉकों में किया गया और इसका उद्देश्य क्या था, दूर दराज के और सभी पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या पहुंचे, लाभ पहुंचे। जून 1997 में सभी क्षेत्रों में गरीब को लक्षित करने के सिद्धांत अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई, जिसमें राशन की दुकानों के माध्यम से बहुत ही कम कीमत पर या बहुत ही न्यूनतम मूल्य पर लोगों को क्या किया गया, अनाज उपलब्ध कराया गया है। इस आधार पर सबसे पहला ये सरकार का महत्वपूर्ण प्रयास है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। दूसरा है अंत्योदय अन्न योजना। दूसरा सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया गया, अंत्योदय अन्न योजना। यह योजना गरीब में भी सर्वाधिक गरीब के लिए क्या की गई, शुरू की गई थी। गरीबों में भी जो सबसे गरीब है उसके लिए शुरू की गई थी अंत्योदय अन्न योजना। इस योजना का संचालन भी किससे किया जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ही किया जाता है, यानी राशन की दुकानों के माध्यम से ही किया जाता है। और इस योजना के अंतर्गत निर्धनों को 35 किलोग्राम खाद्य पदार्थ दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सरकार के 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनकी वजह से सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगला है सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है, यानी सरकार खाद्यान्न या अनाजों को सुरक्षित क्यों रखती है, उसके लिए बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है। तो पहला कारण है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्यान्नों की कमी न हो, इसके लिए बफर स्टॉक का निर्माण करके वहां पर खाद्यान्नों को क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। दूसरा, गरीब वर्गों में बाजार मूल्य से कम कीमत पर अनाज वितरण करने हेतु। साथ ही सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों वर्गों में बाजार मूल्य से भी कम कीमत पर क्या करती है, अनाज उपलब्ध कराती है। तो इसके लिए भी अनाज का भंडारण होना जरूरी है। तीसरा, आपदा के समय आपदाग्रस्त इलाकों तक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने के लिए। तीसरा क्या कारण है कि यदि कोई बड़ी आपदा आ जाए तो ऐसी स्थिति में जो आपदा से प्रभावित क्षेत्र है वहां पर खाद्यान्नों की पूर्ति करने के लिए बफर स्टॉक किया जाता है। चौथा, भारत में बफर स्टॉक बनाए जाने का अन्य मुख्य उद्देश्य भारतीय किसानों की बाजार उतार चढ़ावों से क्या करना है, रक्षा करना है, ताकि किसानों की जो उपज है उसको एक न्यूनतम कीमत पर खरीद कर क्या रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, ताकि वो बाजार में होने वाले उतार चढ़ावों से क्या हो, प्रभावित न हो। इससे किसानों को सरकार द्वारा पहले से निर्धारित कीमत उनकी उपज के लिए क्या की जाती है, दे दी जाती है और उस निर्धारित कीमत पर किसानों से खाद्यान्नों को क्या किया जाता है, खरीदा जाता है और फिर उन्हें सुरक्षित रख दिया जाता है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से बफर स्टॉक का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न टिप्पणी लिखिए। पहला है न्यूनतम समर्थित मूल्य, बफर स्टॉक, निर्गम कीमत
और उचित दर की दुकान। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम समर्थित मूल्य की। तो किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से ही उनकी अनाजों के लिए सरकार क्या कर देती है, कीमत घोषित कर देती है। इस मूल्य को क्या कहा जाता है, न्यूनतम समर्थित मूल्य कहा जाता है। यानी सरकार के द्वारा किसानों की फसल का मूल्य पहले से निर्धारित कर दिया जाता है और उस मूल्य पर सरकार किसानों से क्या करती है, अनाज खरीदती है। तो इस मूल्य को कहा जाता है न्यूनतम समर्थित मूल्य। अगला है बफर स्टॉक। तो सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से किसानों से अनाज खरीद कर खाद्यान्न भंडारों में क्या कर लेती है, भंडारित कर लेती है। इसे क्या कहा जाता है, इसे बफर स्टॉक कहा जाता है। तीसरा है निर्गम कीमत। तो अनाज की कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से भी काफी कम कीमत पर सरकार क्या करती है, अनाज वितरण करती है या उपलब्ध करवाती है। तो इस कीमत को क्या कहा जाता है, निर्गत कीमत या निर्गम कीमत कहा जाता है। अगला उचित मूल्य की दुकान। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत देश के सभी क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें क्या की जाती है, संचालित की जाती है। और इन राशन की दुकानों पर उचित दर पर क्या कहा जाता है, उचित दर पर अनाज उपलब्ध करवाया जाता है। यानी बाजार से कम कीमत पर अनाज क्या किया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। और इन्हीं दुकानों को क्या कहा जाता है, उचित मूल्य की दुकान कहा जाता है। अगला राशन की दुकानों के संचालन में समस्या क्या है, कि जो राशन की दुकान सरकार द्वारा चलाई जा रही है उनमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, उनमें समस्या क्या है। तो देखें, पहली, राशन की दुकानों को प्रत्येक लेन देन का क्या देना पड़ता है, लेखा जोखा रखना पड़ता है। राशन की जितनी भी दुकानें, उन सभी के पास प्रत्येक व्यक्ति का जिसको इन्होंने अनाज दिया है उन सभी का लेखा जोखा रखना पड़ता है। ये काफी जरूरी है और काफी कठिन कार्य है। दूसरा, राशन की दुकान पर उपभोक्ताओं की हर बात का ख्याल भी रखना पड़ता है कि उपभोक्ता क्या चाहता है, कैसा अनाज चाहता है, कितना चाहता है, किस क्वालिटी का चाहता है, किन चीज़ों की भारी डिमांड है, इन सभी बातों का भी ध्यान रखा जाता है। फिर राशन की दुकानों उपभोक्ता की शिकायत की पुष्टि होने पर लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। यानी राशन की दुकानों का जो संचालन है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा, उसका कारण है जमाखोरी और कालाबाजारी। कि जो राशन चलाने वाले लोग हैं वो उपभोक्ताओं को अनाज बांटने की बजाय क्या कर लेते हैं, चुपके से रात को निकाल देते हैं या कम कीमत पर कई अन्य लोगों को क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। और ये भी समस्या बहुत ही बड़ी हो जाती है। तो ये कुछ समस्या है। अगला है खाद्यान्न और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सरकारी समितियों की भूमिका का वर्णन करें। जो सरकारी समितियां हैं जो विभिन्न पदार्थों का क्या करती है, वितरण करती है, जो भी सरकारी होती है सरकार के अंडर में होती है और अलग अलग समय पर अलग अलग वस्तुएं सरकारी समिति पर उपलब्ध कराई जाती है। तो उसकी भूमिका का हमें वर्णन करना है कि वो कैसे महत्वपूर्ण है। तो भारत में खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सरकारी समितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री करने के लिए सहकारी समितियों ने कम कीमत वाली क्या खोली है, दुकानें खोली है। निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री करने के लिए सहकारी समितियों ने क्या की है, कम कीमत वाली दुकानों की ओपनिंग की है। उदाहरण था तमिलनाडु में 94% राशन की दुकानें सहकारी समितियों के माध्यम से चल रही है। मदर डेयरी दिल्ली के उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित कीमतों पर दूध और सब्जियों को उपलब्ध कराने का काम कर रही है। गुजरात में अमूल सहकारी समिति का एक मुख्य उदाहरण है जो उपभोक्ताओं को दूध और दुग्ध उत्पाद बहुत ही कम कीमत पर क्या कर रही है, उपलब्ध करवा रही है। तुम कह सकते हैं कि जो सरकारी समितियां हैं उनकी लोगों तक खाद्यान्न उपलब्ध करवाने और उन तक पहुंच बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 4 के सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।